गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम नेर्नस्ट इक्वेशन पढ़ चुके थे, नेर्नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ई नॉट नेर्नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या था, ई सेल हमने कैलकुलेट किया था, डिराइव भी किया था। ई सेल बराबर आया था डेनियल सेल के लिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। यानी किसी भी सेल अप्लाई करेंगे तो ऊपर ऑक्सीकृत आयन, नीचे अपचयित आयन यानी ऑक्सीडाइज्ड आयन बाय रिड्यूस्ड आयन। तो डेनियल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू ये आई थी, कि हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए बात करते हैं नेर्नस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कैसे की जाती है। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो नेर्नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आइए हम बात करते हैं। देखिए डेनियल सेल में क्या क्रिया हुई थी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ी थी, हमने देखा था एनोड में जिंक Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन यानी Zn2 पॉजिटिव का सांद्रण बढ़ते जा रहा था, और कैथोड में Cu2 पॉजिटिव, विलयन से Cu2 पॉजिटिव ऊपर कॉपर के रूप में जमा होने लग गए थे, तो विलयन में Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन घटता जा रहा था। यानी जैसे जैसे डेनियल सेल में या वोल्टी सेल में हम कहें कि जैसे जैसे डेनियल सेल या वोल्टी सेल में अभिक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एनोड में तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और कैथोड में कंसंट्रेशन घटता जाता है। यानी एनोड में Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और कैथोड में Cu2 पॉजिटिव आयनों का कंसंट्रेशन या सांद्रण घटता जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि कुछ समय बाद Zn2 पॉजिटिव आयनों का कंसंट्रेशन और Cu2 पॉजिटिव आयनों का कंसंट्रेशन स्थिर हो जाता है, न तो घटता है न बढ़ता है। इस स्थिति को कहते हैं साम्य अवस्था। इस स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम वहां पे स्टेब्लिश हो चुका है, यानी वहां पे साम्य अवस्था लागू हो गई है। यानी दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, डेनियल सेल हमने पढ़ा था, डेनियल सेल में पहले तो जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ता गया और कॉपर का घटता गया Cu2 पॉजिटिव आयनों का, लेकिन कुछ समय बाद विलयन में Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और Cu2 पॉजिटिव आयनों का कंसंट्रेशन वो हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी उस सेल के विलयनों में, यानी उस सेल में साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम वहां पे स्टेब्लिश हो चुका है। तो ऐसी इक्विलिब्रियम अगर स्टेब्लिश हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब आयनों का कंसंट्रेशन यानी इन दोनों का जो सांद्रण है वो स्थिर रह जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसी स्थिति में साम्यावस्था लागू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में सेल में विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा। विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 हो जाएगा। यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो हमने कनेक्टिंग वायर में वोल्ट मीटर लगा रखा है उसका पाठ्यांक 0 हो जाता है। तो साम्यावस्था में, यहाँ पे साम्यावस्था अगर स्थापित हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति के लिए यानी साम्यावस्था के लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc बराबर होता है, ये होता है साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी साम्य स्थिरांक Kc बराबर होता है अभिकारकों का उत्पादों का सांद्रण बट्टे उत्पादों के सांद्रणों का गुणनफल बट्टे अभिकारकों के सांद्रणों का गुणनफल, अभिकारकों का सांद्रण। यानी कहने का मतलब यह है, उत्पादों का सांद्रण का मतलब ये हुए उत्पादों का सांद्रण बट्टे अभिकारकों का सांद्रण। तो रख लेते हैं, तो Kc इज इक्वल टू क्या आएगा, Kc इज इक्वल टू उत्पाद क्या है, ये दोनों उत्पाद है, देखिए Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बट्टे Cu का कंसंट्रेशन बाई अभिकारक क्या है, Zn का कंसंट्रेशन बट्टे Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर, चलो अभी नहीं मानते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है
कि ठोस अवस्था में इनका सांद्रण, किसी भी धातु आयनों का या धातुओं का सांद्रण एक इकाई माना जाता है। यानी हमें पता है Cu का सांद्रण बराबर Zn का सांद्रण बराबर कितना, इकाई। तो यानी इसके बदले भी एक रख लेंगे, इसके बदले भी एक रख लेंगे, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव का सांद्रण बट्टे Cu2 पॉजिटिव का सांद्रण। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको चलो माना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से कि Zn2 पॉजिटिव बाई Cu2 पॉजिटिव का मान, यानी Zn2 पॉजिटिव बटे Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Kc यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log Kc। ठीक है, लेकिन साम्यावस्था पर मैंने क्या कहा, वोल्टीमीटर का पाठ्यांक 0 हो जाएगा। तो साम्यावस्था में ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो साम्यावस्था पर ई सेल के बदले 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log Kc। ठीक है, तो इसका पक्षांतर कर लो तो हमारा क्या इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, देखो इससे हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। चलो मैं यहां लिख ले रहा हूं, कल समझने के लिए बहुत छोटा है। तो ये ई नॉट ई सेल बराबर ई नॉट सेल मतलब 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log Kc। तो इसको पक्षांतर कर लो तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT ओवर NF log Kc। यानी मानक सेल विभव की सहायता से किसी भी सेल के साम्य स्थिरांक की गणना की जा सकती है, क्योंकि R का मान स्थिर है, गैस स्थिरांक 8.314 होता है, T ताप हो गया, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हो गया, और फेराडे का मान भी हमें पता है 96,487 यानी 96,487 कूलाम पर मोल होगा इसका मान। तो ये ई नॉट सेल हो गया। और ऐसे ही अगर देखो हमने गणना की थी रूम टेम्परेचर की, अगर हम बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बट्टे N log Kc। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर पे Kc की गणना होगी तो इस इक्वेशन की सहायता से मानक सेल विभव की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ताप पर निकालना होगा तो इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या किसकी गणना कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक की गणना यानी Kc की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे साम्य स्थिरांक लागू हो गया तो दो चीजें समझ में आनी है कि जब सेल में दोनों ऑक्सीकृत और अपचित दोनों आयनों का सांद्रण अगर स्थिर हो जाता है, ऐसी स्थिति में विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा, कोई विद्युत करंट फ्लो नहीं करेगा और वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 आएगा। नेर्नस सेल के अकॉर्डिंगली, नेर्नस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन प्राप्त हुई, लेकिन साम्य स्थिरांक Kc इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव बट्टे Cu2 पॉजिटिव था, है ना। तो ये मान यहाँ पे रख लिया, तो log Zn2 पॉजिटिव बट्टे Cu2 ना log Zn2 पॉजिटिव बट्टे Cu2 पॉजिटिव के बदले log क्या आ जाएगा Kc आ गया। ठीक है, अब ई सेल क्या आता है 0 है, साम्यावस्था पर ई सेल 0 है, तो इसको 0 कर लेंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा 2.303 RT ओवर NF log Kc, या रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बट्टे N log Kc। ठीक है, तो इस समीकरण की सहायता से हम साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं साम्यावस्था पर, क्योंकि साम्यावस्था यहां पर स्थापित हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा यानी गिब्स एनर्जी। सेल रिएक्शन की वीडियो बन रही देखते हैं, वीडियो बनी रहा। आज वैसे भी लाइट नहीं है तो थोड़ा डिम आ रहा होगा, तो फोकस करके देखिए। गिब्स ऊर्जा इज इक्वल टू, यानी गिब्स ऊर्जा यानी गिब्स एनर्जी कैसे निकलती है सेल अभिक्रिया की। देखो गिब्स ऊर्जा जो होती है
वो किया गया कार्य होती है, सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो जो किया 1 सेकंड में सेल द्वारा किया गया है, सेल में किया गया जो कार्य होगा वो सेल के विभव, किया गया कार्य जो होता है विभव यानी पोटेंशियल, विभव का मतलब पोटेंशियल, और आवेश यानी चार्ज का गुणनफल होता है। किसी सेल की अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा किए गए कार्य यानी किए गए कार्य के सेल द्वारा किए गए कार्य के समतुल्य होगी। ठीक है, तो विभव बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज, जितना उसका विभव होगा पोटेंशियल होगा उतना, और चार्ज का जो गुणनफल होगा वही उसकी गिब्ज एनर्जी कहलाएगी। अगर हम मानते हैं, माना किसी सेल द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन n मोल है। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन यानी उस पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन है यानी n मोल है, तो यानी आवेश बराबर हो जाएगा, यानी किसी सेल का आवेश मान लेते, चलो आवेश NF है, n गुणा फैराडे NF है, तथा स्थापित विभवांतर या विभव जो है वो E है। ठीक है, स्थापित विभव E है, तो गिब्ज ऊर्जा इज इक्वल टू डेल्टा आर जी। गिब्ज ऊर्जा डेल्टा आर जी बराबर माइनस NFE। याद रख लेना, पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंगली आप निकालोगे। डेल्टा आर जी बराबर माइनस NFE। हमेशा याद रख लेना, किसी संभव अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा ऋणात्मक ही होगी। कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, देखो अगर आपकी गिब्ज ऊर्जा ऋणात्मक निकल रही है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर धनात्मक होगी तो इसका मतलब वो रिएक्शन संभव नहीं है। तो माइनस NFE, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव पर E0 पर क्या निकलेगी, मानक गिब्ज ऊर्जा निकलेगी, मानक गिब्ज ऊर्जा। E0 कब, जब अभिकारकों का सभी स्पीशीज का सांद्रण जो होगा, सांद्रण इकाई होगा, इकाई सांद्रण पर, यानी सभी अभिकारकों का, यानी जितनी भी अर्ध सेल ले रखी है उसमें आयनों का सांद्रण इकाई है, 1 मोलर है, ऐसी स्थिति में उसका इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, E0 कहलाएगा। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के टर्म में जो सेल विभव निकलेगा वो क्या होगा, E0 सेल होगा, है ना, E0 सेल होगा। तो किसी E0 सेल के टर्म में जो गिब्ज ऊर्जा, सामान्य गिब्ज ऊर्जा ने कहलाता, उसे मानक गिब्ज ऊर्जा कहेंगे, और उसे डेल्टा आर जी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट। यानी याद रख लेना, अगर हमारा सेल विभव है तो गिब्ज ऊर्जा निकलेगी, मानक सेल विभव है, मानक सेल विभव है तो मानक गिब्ज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन एक चीज और याद रख लेना, किसी भी सेल के लिए गिब्ज ऊर्जा का माने किसी भी अभिक्रिया के लिए, हम सामान्य अभिक्रियाओं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया के लिए अप्लाई करें, किसी भी अभिक्रिया के लिए गिब्ज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो गिब्ज ऊर्जा का मान धनात्मक आएगा तो रिएक्शन संभव नहीं है। तो ये इक्वेशन ये याद रख लेना, क्योंकि पीछे न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। तो याद रख लेना, गिब्ज ऊर्जा बराबर माइनस NFE। बोर्ड में भी अगर आएगा किसे गिब्ज ऊर्जा कहते हैं, ये नहीं आएगा, कभी कभी आता है तो न्यूमेरिकल आता है, तो ये याद रख लेना, डेल आर जी बराबर माइनस NFE। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, n बराबर स्थानांतरित ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, F बराबर फैराडे नियतांक, जिसका मान कितना होता है 96,487, लेकिन नियर बाई वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे 96,500 भी लिख सकते हैं। और E0 मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव हो गया, E0 इज इक्वल टू मानक सेल विभव हो गया। तो सेल विभव में गिब्ज ऊर्जा निकलेगी, मानक सेल विभव में मानक गिब्ज ऊर्जा निकल जाएगी। ये तो हो गया हमारा क्या, गिब्ज ऊर्जा। तो 2 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे आज कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा फिजिक्स की। फिजिक्स के कुछ टर्म यहाँ पे दिए गए हैं, कक्षा 10 से कक्षा 11 में, कक्षा 12 में, सब जगह है ये। प्रतिरोध, क्लास 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस किसी भी चालक का गुण होता है। चालक क्या, चालक भी क्या कहेंगे, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ का गुण होता है, जिस गुण के कारण उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अपोज किया जाता है। यानी
किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत का या विद्युत धारा का विरोध करता है, तो वह गुण कहलाता है प्रतिरोध। तो रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को का अपोज करता है, उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को आर से इंडिकेट करते हैं। रेसिस्टेंस को किससे इंडिकेट किया? आर से इंडिकेट किया, और इसका मात्रक जो हुआ वो होता है ओम। रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो कारकों पर रेसिस्टेंस निर्भर करता है। क्या क्या कारक होते हैं? एक तो वो जो चालक पदार्थ है उसकी लंबाई के रेसिस्टेंस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल। और रेसिस्टेंस जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ढंग से लिखा नहीं है लेकिन शब्दों पर ध्यान दो। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब हुआ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाय दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव R proportional to L over A। R proportional to L over A। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट लग जाता है रो L over A। R is equal to रो L over A, यानी यहां पे रो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पे एक रो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये आर जो रो आया ये किसी चालक तार के लिए स्पेसिफिक यानी विशिष्ट वैल्यू होगी, इसे कहेंगे, यानी स्थिरांक होगा जिसे कहेंगे प्रतिरोधकता, इसे कहेंगे रेसिस्टिविटी। से रो से प्रकट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात आई प्रतिरोधकता क्या है। अब देखिए, व्हेन L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, जब किसी चालक तार की या चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, एट दैट टाइम इसका भी एक तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू रो, यानी उस चालक तार की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। यानी किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लेने पर उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होगा। यानी प्रतिरोधकता को हम डिफाइन कर सकते हैं, resistivity is defined as when a conductor having length 1 meter and area of cross section 1 meter square, at that time the resistivity of that conductor is equal to the resistance of that conductor, ठीक है। R is equal to रो। अब मात्रक जो आया, मात्रक क्या होता है इसका? देखो R का मात्रक था ओम, लगा लेते हैं ओम, इसका मात्रक क्या होगा? R का मात्रक था ओम बराबर रो, L का मात्रक क्या होता है? मीटर, बटे एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो रो का मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर। मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर का एक वो कट गया, पावर कट गई, तो रो इज इक्वल टू, रो का मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। तो रो का मात्रक जो हो गया वो हो गया ओम मीटर। याद रख लेना प्रतिरोधकता तो गुण है, ठीक है, जो घटता बढ़ता रहता है। यानी अगर चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा और चौड़ाई पर निर्भर करेगा। यानी लंबा तार लोगे लेंथ बढ़ गई, प्रतिरोधकता बढ़ गई। मोटा तार लोगे एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब प्रतिरोधकता कम हो गई। लेकिन रेसिस्टिविटी किसी वायर के लिए यानी किसी मेटल के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होगी। जैसे कॉपर की एक स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होगी, ऐसे ही सिल्वर की अलग होगी या लोहे की अलग होगी। तो इस प्रकार से रेसिस्टिविटी तो स्पेसिफिक वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन रेसिस्टेंस चेंज किया जा सकता है भौतिक कारक बदलने पर, लंबाई बदलने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलने पर। अब अगला प्रतिरोध, याद रख लेना प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा, किसी का प्रतिरोध अगर ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है यानी विद्युत धारा के, यानी चालक और कुचालक, हमने पदार्थ पढ़े थे, चालक यानी कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस
विच हैव हाई रेसिस्टेंस, ना सॉरी, नॉन कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेज विच हैव हाई रेसिस्टेंस, यानी जो कुचालक होते हैं उनका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं पाता, जबकि चालकों का रेसिस्टेंस इतना कम होता है कि उसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। रेसिस्टेंस किसी में भी हो सकता है, सबसे कम रेसिस्टेंस होता है सिल्वर में, इसलिए सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी फिजिक्स में पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब हुआ चालकत्व। कंडक्टेंस या चालकत्व यानी चालकता किसे कहेंगे? कंडक्टेंस या चालकत्व का मतलब हुआ, रेसिस्टेंस हमने पढ़ा था किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का अपोज होता है, लेकिन उसका उल्टा है कंडक्टेंस। किसी चालक का या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं कंडक्टेंस, या कह सकते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम। का व्युत्क्रम जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है, उल्टा जो होता है, उसे कहते हैं चालकत्व। इसे G से इंडिकेट करते हैं और G इज इक्वल टू होता है 1/R। G इज इक्वल टू 1/R। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इसको ध्यान में रखना, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इसमें मान रख लोगे तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? G इज इक्वल टू आ जाएगा रो 1/रो L ओवर A, बट्टे A था तो ऊपर A आ जाएगा, या G इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 1/रो इंटू A ओवर L। और G का जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंटनिया, सीमेंज, इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रति ओम। प्रति ओम यानी इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको नाम दे दिया ओम, जैसे प्रतिरोध को ओम के नाम पर दे दिया था ओम, वैसे इसको सीमेंज कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो है सीमेंज है। तो G इज इक्वल टू याद रख लेना 1/रो इंटू A ओवर L। 1/रो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे कहते हैं G इज इक्वल टू कप्पा या कापा A ओवर L। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करने में आपको मदद करेंगे, याद रख लेना। चालकत्व तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी G इज इक्वल टू 1/R, लेकिन R बराबर रो L ओवर A होता है, तो G बराबर 1/रो इंटू A ओवर L आ जाएगा। 1/रो एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसे कहते हैं कपा इज इक्वल टू 1/रो बराबर, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, कंडक्टिविटी कहते हैं इसको, यानी या विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व भी इसको कहा जाता है। तो कंडक्टिविटी को भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या परिभाषित कर सकते हैं? किसका उल्टा, किसका रेसिप्रोकल? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होता है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम या रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं क्या? कंडक्टिविटी। इसे कपा से या कापा से अलग अलग ये प्रोनाउंसिएशन है, कैसे भी कह सकते हैं, यानी टेढ़ा के समझ लो, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक जो होगा निकाल लो, K का मात्रक बराबर G का मात्रक गुणा L का मात्रक बट्टे A का मात्रक। फिजिक्स में मात्रक निकालना आपने बीमाई निकालना सीखा होगा कक्षा 11 में। तो K का मात्रक बराबर G का मात्रक क्या? सीमेंज, लंबाई का मात्रक मीटर, इस एरिया क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कटा यानी इसका मात्रक आ जाएगा सीमेंज पर मीटर, इसका ऐसा यूनिट सीमेंज पर मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।